Okay, fine. So today we'll continue our subject of data structure with the new topic. कल की क्लास में हमने बात की थी डेफिनेशन टू डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना, उसमें क्या क्या बेसिक चीजें आती है। आज अपन लोग बात करते हैं वापस डेटा स्ट्रक्चर एज वेल एज जो आपका सीका बेसिक्स था वहीं से स्टार्ट करेंगे। सो इससे पहले कि अपन बड़ी बड़ी बातें करें, हम कुछ नॉर्मल बात करते हैं पहले। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है, बताएगा कोई आप में से? So may I, Tanvi? Yes, please. The variable is Just on your video. the video on ही पता नहीं तो लैपटॉप से अच्छा ठीक ले रहे हैं आप, चलो कोई बात नहीं, बोलिए आप। ले रहे हैं। Sorry sir. हाँ, वेरिएबल क्या होता है बता दो ना तन्वी। Yes, a variable is a constant where we save our data. Constant. Yes sir. So can I? हाँ स्वाति आप बोलिए क्या कह रहे थे? So variables are the data item that have fixed data values known as constants. That have fixed data values. Yes, sir. Like we can store fixed data values in variable. नहीं और Sir, may I? क्या who is this? नाम बोलो अपना। Sir, कीर्ति। हाँ कीर्ति बताइए वेरिएबल क्या होता है? So variables are a storage space where we can keep our data in order to process further. Yes, little bit तो नहीं लेकिन 70-80% तक ठीक है आपका। गुड। और कोई वेरिएबल के बारे में? So variable is a temporary storage location where we can store data. Variable is a temporary storage location where we can store the data. ये भी ठीक है आपका, कुछ ठीक है। फाइन। चलिए देखिए क्या होता है कि हमने जैसे कल बात की थी कि कंप्यूटर में वी कैन एंटर और वी कैन फीड एनी टाइप ऑफ डेटा इनटू द कंप्यूटर, ठीक है ना। तो जब कंप्यूटर में आपको डेटा को एंटर करते हो, मान लीजिए कोई नंबर है, कोई क्वांटिटी है, ठीक है ना, यू वांट टू स्टोर सम क्वांटिटी इन अ कंप्यूटर, जैसे कि 25, 36, 79 व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भी नंबर कंप्यूटर में एंटर करना है तो जब आप वो कंप्यूटर में नंबर एंटर करोगे तो वो कहीं ना कहीं जाके मेमोरी में स्टोर होगा ना। तो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, मेन मेमोरी, ठीक है ना, तो व्हाट एवर यू फीड इनटू द कंप्यूटर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट गोज टू द मेन मेमोरी एंड इट गेट स्टोर्ड एट द मेन मेमोरी ओनली। बट मेन मेमोरी का मतलब क्या होता है? मेन मेमोरी इज अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स, बाइट नंबर 0 से लेकर के बाइट नंबर 1, 2, 3, 4 करते 65,535 जो आप सी के प्रोग्राम बनाते हो ना, तो सी के प्रोग्राम में जो मेमोरी स्टोर होती है वो स्टोर होती है बेसिकली 0 से लेकर के 65,535, यानी कि दीज आर द डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस जहाँ पे जाके डेटा आपका सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का डेटा जाकर क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है ना। और ये सब क्या है 0 से लेके यहाँ तक का, इसका भी आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि जैसे आप बोलते हैं मेमोरी का मतलब क्या है? मेमोरी इज ए कलेक्शन ऑफ बाइट्स। इस तरीके से मेमोरी इज ए कलेक्शन ऑफ बाइट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाइट, 1 बाइट, 2 बाइट अप टू 65,535, ठीक है ना। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो आप सी के प्रोग्राम बनाते हैं तो सी के प्रोग्राम में जो मेमोरी आप स्टोर करते हो उसमें लोकेशन नंबर 0 से लेकर के ये 65,535 तक के मेमोरी लोकेशंस पे आगे आपके वेरिएबल्स जाकर के क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई नंबर स्टोर किया 25, ठीक है ना। जैसे आप 25 इसमें सी के प्रोग्राम में लिखोगे तो 25 कहीं ना कहीं ये जितनी 65,000 मेमोरी लोकेशंस है उनमें से किसी एक में जाकर के स्टोर होगा। माना कि आपका 25 जाके स्टोर हुआ लोकेशन नंबर 101 पे, ठीक है ना। और जैसा कि हमको पता है कि वो डेटा टाइप्स भी होते हैं, तो अगर आप 25 की बात करें 25 का टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर। अगर आप कोई फ्लोटिंग नंबर डाल रहे हो तो उसका टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट। तो अगर हम 25 की बात करें 25 क्या है, 25 इज एन इंटीजर, तो इंटीजर टेक्स 2 बाइट इनटू द मेमोरी। तो मान लीजिए बाइट नंबर 101 और बाइट नंबर 102, ये 2 बाइट अलोकेट किसके हो गई, उस पर्टिकुलर वैल्यू को, जिसमें कि आप 25 लिखोगे। और आपको पता है 25 भी बाइनरी फॉर्म के अंदर
इन दोनों बाइट्स के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन 101 और 102 जो अपने फॉर एग्जांपल लिया है, ये जो मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी लोकेशन को हम लोग एक नाम देते हैं ताकि हम आगे जाके उस 25 को क्या कर सके, एक्सेस कर सके। और आगे जाके अगर आप 25 की वैल्यू को चेंज भी करना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल हो। तो दिस नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन, नेम गिवन टू द memory location is called a variable। तो अगर हम लोग एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की भाषा में वेरिएबल की डेफिनेशन देंगे ना, वेरिएबल की डेफिनेशन मैथमेटिक्स में अलग होती है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, वेरिएबल इज द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन वेयर द डेटा विल बी स्टोर्ड। So whatever data you enter into the computer, that data is stored somewhere in the memory and that somewhere is called as a variable। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे कि वेरिएबल क्या होता है तो आप क्या बताओगे, वेरिएबल इज द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन वेयर द डेटा इज स्टोर्ड। ठीक है, समझ में आया आपको? Yes, sir. यस या नो बोलना Yes, पड़ेगा। sir. Yes, sir. फाइन। फिर हमने क्या पढ़ा था, वेरिएबल का टाइप भी होता है, मतलब कि जिस तरह की वैल्यू आएगी उसी के हिसाब से मेमोरी एलोकेट होती है। अगर वैल्यू कोई नंबर आ रहा है तो हमको पता है कि नंबर के लिए हमारे पास में इंट भी होता है, शॉर्ट इंट भी होता है, लॉन्ग इंट भी होता है, यानी वो नंबर के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम तय करते हैं कि हम नंबर का टाइप क्या रखेंगे। हम इंट भी रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको रोल नंबर स्टोर करना है, ठीक है, रोल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं नॉर्मली, अगर आपकी कोई नॉर्मल क्लास है तो उसमें 60 बच्चे होते हैं, 60 बच्चे या 50 बच्चे या ज्यादा 100 बच्चे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर 100 बच्चों के लिए आपको रोल नंबर स्टोर करना है तो यानी कि कितनी बाइट्स आपको यहाँ लोकेट करनी चाहिए, तो यू विल हैव टू टेक ए डिसीजन कि 100 का मतलब कि ठीक है रोल नंबर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 100 तक आ जाएगा, 100 से ऊपर तो नहीं आएगा। तो यानी कि अगर 1 से 100 के बीच की वैल्यू हमको स्टोर करनी है तो डेटा टाइप क्या लें हम, आप बताइए क्या लें? Integer, sir. अच्छा, थोड़ा और डेप्थ में, थोड़ा और गहराई सोचो एक बार देखो, इंट का मतलब क्या होता है, -32,768 से लेके +32,767 तक, पता ना आपको रेंज होती है इंट की, ध्यान है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इंट की रेंज क्या होती है, अगर आपको एग्जैक्टली याद नहीं है तो यानी कि -32,000 से +32,000 के बीच का कोई भी नंबर इंट में आ सकता है। हमारा नंबर तो क्या है, खाली 1 से लेके 100 तक का। तो अगर आपको सिर्फ 1 से 100 तक की वैल्यू स्टोर करनी है तो क्या इंट लेने की आवश्यकता है क्या? मतलब कि अगर आपको सिर्फ, अगर एक ही आदमी को गाड़ी में बैठना है तो बस करने की आवश्यकता है क्या हमको? एक आदमी तो कार में भी आ सकता है, Yes, sir. एक आदमी तो कार क्या, एक आदमी तो बाइक पे भी आ सकता है, स्कूटी पे भी आ सकता है। तो जब एक आदमी काम स्कूटी से हो सकता है तो फिर हम कार या बस क्यों लें? तो फिर आप क्या करोगे, तो हमको पता है कि इंट से छोटा क्या होता है इसके अंदर, Byte or short. शॉर्ट इंट। नहीं, बाइट तो होता ही नहीं सी लैंग्वेज में, ठीक है, बाइट तो जावा में होता है। सी लैंग्वेज में क्या होता है, इंट से छोटा शॉर्ट इंट। Short int. Short in. हाँ, तो शॉर्ट इंट की जो रेंज होती है क्या होती है, -124 से +120, सॉरी -128 से +127, यानी कि ठीक है, यानी कि लगभग 125 के आसपास। तो अगर शॉर्ट इंट की रेंज 125 के आसपास है, ठीक है, इंट सी लैंग्वेज के अंदर, तो फिर हमारा काम शॉर्ट इंट से बन जाएगा। और आप डेप्थ में जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि शॉर्ट इंट की रेंज तो -128 से +127 तक की होती है, लेकिन क्या आपका रोल नंबर माइनस में होता है क्या? No, sir. No, sir. इसका मतलब मैं डेटा टाइप ऐसा लूं जो कि पॉजिटिव में ही हो, खाली 0 से स्टार्ट हो और लगभग 100 तक का हो, तो फिर आप कर दोगे उसको अनसाइंड शॉर्ट इंट। क्या कर दोगे? Unsigned अनसाइंड। short. अगर एग्जैक्टली कोई पूछे आपसे, ठीक है, कि भाई अगर मुझे रोल नंबर से स्टोर करना है जो कि 1 से लेके 100 तक के बीच में होंगे, तो व्हाट इज द बेस्ट सुटेबल डेटा टाइप फॉर दिस। तो अगर आपने इंट बोल दिया तो 0 नंबर मिल जाएंगे। इंट ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन इट इज नॉट बेस्ट, क्योंकि इनका मतलब आप 2 बाइट मेमोरी की क्या करोगे, वेस्टेज कर दोगे बिना बात की, जबकि काम आपका 1 बाइट में हो सकता है। शॉर्ट इंट का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट इंट का मतलब कि वो 1 बाइट का होता है खाली, आपको पता है ये बात। इंट 2 बाइट का होता है, शॉर्ट इंट 1 बाइट का होता है, और लॉन्ग इंट कितने का होता है, 4 बाइट का होता है। पता है सबको आपको, या मैं ये भी पढ़ाऊं? Yes, sir. I pata. आपको पता है ना, वेरी गुड। तो वॉट एवर, तो मान लीजिए अगर अपन ने जो भी कोई इंटीजर वेरिएबल लिया है तो इंटीजर वेरिएबल के लिए 2 बाइट एलोकेट होती है मेमोरी में। अगर हमने कोई फ्लोट वेरिएबल लिया है तो उसके लिए 4 बाइट एलोकेट होती है। अगर हमने डबल वेरिएबल लिया तो उसके लिए क्या होता है, कितनी बाइट होती है डबल के लिए, कौन बोलेगा? 8 byte. 8 बाइट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई डबल है जिसके लिए कि 8 बाइट एलोकेट हुई है, तो 8 का मतलब क्या हो गया,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, यानी कि टोटल ये 101 से लेकर के 108 तक की 8 बाइट एलोकेट होंगी। तो बाइट तो एक एलोकेट हो गई, लेकिन उन 8 बाइट्स को आप एक्सेस कैसे करोगे? उन 8 बाइट्स को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, उन 8 बाइट्स के ग्रुप को एक नाम देते हैं, उस नाम को क्या बोल दिया हमने? वेरिएबल। तो वेरिएबल इज द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन वेयर द डेटा इज स्टोर्ड। तो ये बात को क्लियर कर लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है क्लियर करना, ठीक है। और एक बात और क्लियर करना कि माना कि 8 बाइट है, लेकिन पहली बाइट का एड्रेस क्या था? 101। तो कोई आपसे पूछ ले कि उस वेरिएबल का एड्रेस क्या था, आप क्या बोलोगे? 101। अगर किसी वेरिएबल के लिए मल्टीपल बाइट्स एलोकेट हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल बाइट्स के केस में भी जो फर्स्ट बाइट का एड्रेस होता है दैट इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर वेरिएबल, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल हमने लिखा इंट ए, तो ए के लिए कितनी बाइट एलोकेट होंगी? अगर हम सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो 2 बाइट, 2 बाइट्स, ठीक है ना। और जो ए का एड्रेस होगा, ए का एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट आउट ऑफ द 2। जो दो में से पहली बाइट का एड्रेस है वो क्या कहलाएगा? हमारा ए का एड्रेस कहलाएगा। अगर मैंने लिखा फ्लोट बी, तो भी बताओ, कीर्ति बताएंगी फ्लोट बी के लिए कितनी बाइट एलोकेट होंगी? फ्लोट बी के लिए कितनी बाइट एलोकेट होंगी कीर्ति? Yes, sir. ये बताइए फ्लोट बी के लिए कितनी बाइट एलोकेट होंगी? 16. 16 तो नहीं होंगी। चलो और कौन बताएगा? 4, क्योंकि हमको पता है फ्लोट के लिए कितनी बाइट्स होती है? 4। अगर आपको ध्यान नहीं भी है तो ओके, लेट मी टेल यू बेसिक जो चीजें होती है ना, मोटा मोटा हमको पता है कि इंट के लिए मेमोरी में 2 बाइट एलोकेट होती है, शॉर्ट इंट उसके लिए 1 बाइट होती है, लॉन्ग 4 बाइट होती है, फ्लोट इसके लिए भी 4 बाइट होती है, डबल इसके लिए 8 बाइट होती है। ये पता ना आप लोगों को? Yes, sir. इस शॉर्ट का पूरा नाम शॉर्ट इंट है, लेकिन इसको शॉर्ट में शॉर्ट बोलते हैं। द फुल नेम ऑफ शॉर्ट इज शॉर्ट इंट, बट इन शॉर्ट वी कॉल इट शॉर्ट। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। ऐसे इसका लॉन्ग का भी पूरा नाम तो क्या है? लॉन्ग इंट। अगर आप लॉन्ग इंट भी लिखोगे ना तो भी प्रोग्राम चलेगा आपका, लेकिन लॉन्ग इंट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लॉन्ग ही बोलते हैं खाली। तो ऐसे मान लीजिए कि इंट वाली फैमिली में 3 लोग हो गए। एक तो इंट 2 बाइट का, और इंट से छोटा शॉर्ट, इंट से बड़ा लॉन्ग। और फ्लोट की फैमिली में 2 लोग हो गए। एक तो हो गया फ्लोट जो कि 4 बाइट का, एक हो गया डबल जो कि 8 बाइट का है। तो ये बेटा आपको जैसे अभी कीर्ति बता नहीं पा रही थी, ये आपको जब तक आप बीसीए कर रहे हो या आगे जाके एमसीए करोगे तो ये तो फंडामेंटल्स हैं, तुमको पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज के अंदर ये मिनिमम नंबर ऑफ बाइट्स जो होता है कौन सा टाइप क्या लेता है, ठीक है। और जब इनके आप अनसाइंड लगा दोगे, तो अनसाइंड का मतलब क्या हो जाता है? अगर आप इंट के पहले लगा दोगे अनसाइंड इंट, तो अनसाइंड इंट का मतलब क्या हो गया कि नॉर्मली तो इंट क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज लेता है, लेकिन अनसाइंड के केस में क्या होगा? वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेगा। अनसाइंड का मतलब साइन इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। ऐसे आप कर दो कि अनसाइंड शॉर्ट तो पॉजिटिव वैल्यूज लेगा खाली, अनसाइंड लॉन्ग तो पॉजिटिव वैल्यूज लेगा, ठीक है ना। हाँ, फ्लोट में और डबल में अनसाइंड नहीं होता है, अनसाइंड खाली इंट, शॉर्ट और लॉन्ग में होता है। तो ये बेसिक बातचीत भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो अपन ने पढ़ लिया कि वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन, या वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन वेयर द डेटा इज स्टोर्ड, ठीक है। और ये भी हमको पता लग गया कि वेरिएबल के टाइप के हिसाब से मेमोरीज असाइन होती है। क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. किसी वैल्यू के लिए 2 बाइट एलोकेट हो रही है, किसी वैल्यू के लिए 4 बाइट एलोकेट हो रही है, किसी वैल्यू के लिए 8 बाइट एलोकेट हो रही है। तो ये ऐसा क्यों होता है? उस वैल्यू के टाइप के हिसाब से, कि वैल्यू जिस टाइप की है और उस टाइप को हम डेटा टाइप कौन सा असाइन कर रहे हैं, उसके हिसाब से मेमोरी में क्या होता है? नंबर ऑफ बाइट्स एलोकेट होती है। बट हमको ये पता है कि जो भी नंबर ऑफ बाइट्स मेमोरी में एलोकेट होती है उनको एक्सेस करने के लिए हम एक नाम यूज करते हैं, उस नाम को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और जो भी नंबर ऑफ बाइट्स एलोकेट हुई है उनमें से जो पहली बाइट का एड्रेस है दैट इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। तो आज के बाद जब कभी आपके सामने वर्ड आता है बार बार की वेरिएबल या एड्रेस ऑफ वेरिएबल, तो आप समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे? बताओ मुझे। समझ जाएंगे सर। समझ जाएंगे सर। हाँ कीर्ति मैडम, थोड़ा ढंग से पढ़ना। देखो आप 16 बाइट का इंटीजर कर रहे थे, धमाका हो जाएगा पता कंप्यूटर यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर 16 बाइट का इंटीजर हो गया ना तो ये मान लो कि आप हिरोशिमा नागासाकी बन जाएगा वापस। चलिए ठीक है। तो इंटीजर होता है 4 बाइट।
फाइन, अब अपन आगे चलते हैं। कल हमने एक वर्ड यूज किया था एरे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। एरे का मतलब क्या है मुझे पता, आपने ज्यादा लोगों को एरे का मतलब पता भी होगा, हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, एरे का मतलब क्या हो गया? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ आइटम। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ आइटम्स। अब सिमिलर टाइप्स का मतलब क्या है? जैसे मान लो अपने छोटा सा एग्जांपल Same लेते हैं। type. यस यस, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, 3 नंबर्स का सम निकालना है। तो अगर आपको 3 नंबर्स का सम निकालना है तो पहले तो आप क्या करोगे, 3 वेरिएबल लोगे। ठीक है, और उन 3 वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज को क्या कराओगे, असाइन कराओगे। फिर आप उन 3 वेरिएबल्स को क्या कर लोगे, सम कर लोगे। ठीक है, तो 3 वेरिएबल्स के नाम क्या रखोगे आप बताओ? अगर आपसे पूछो कि 3 वेरिएबल लो, उनके नाम रखो, क्या क्या रखोगे? एनी नेम्स जो एकदम से माइंड में क्या आता है आपने? ABC. XYZ. एक्स वाई जेड। ठीक है ना, ये अपना ABC XYZ, इनमें कोई पैटर्न दिख रहा है क्या आपको? पैटर्न है बिल्कुल। अपन AML तो नहीं बोल रहे, अपन XTU भी नहीं बोल रहे, Continuous है. कंटिन्यूअस है। Excuse me, sir. यस यस प्लीज। Sir, you are not visible to me. आई एम नॉट विजिबल। अच्छा, क्या कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम होती है इसलिए वीडियो नहीं आता है, थोड़ी देर बाद में आ जाएगा। ठीक है ना। Okay, sir. ओके, मुझे भी आप में से कई लोग विजिबल नहीं हो रहे हैं इस समय। मैं और चेक कर लेता हूँ, मैंने वीडियो ऑन कर रखा है क्या अपना? हाँ मैंने वीडियो ऑन कर रखा है। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों को दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ मैं, या किसी को नहीं दिख रहा? कुछ लोगों को दिख रहा हूँ, किसी को दिख रहा हूँ? नहीं दिख रहा है. किसी को नहीं दिख रहा. सर नहीं दिख रहे हैं। सर नहीं दिख रहे. अच्छा, मैं फालतू परेशान हो रहा हूँ कि मैं ना दो गया था आज। चलो कोई बात नहीं। तो ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि मेरा वीडियो तो ऑन है। एक बार रुको, दोबारा ऑन करता हूँ। अभी दिख रहा है? नो सर। No, sir. Yes, sir. No, sir. अच्छा Yes, किसी sir. यस Yes, मेरे को दिख रहा है. Yes, sir. Yes, अच्छा sir. बताओ, बताओ शर्ट कौन से कलर की पहन रखी है? Yes, sir, दिखने लगे. ब्लू रंग की शर्ट है क्या? सर रेड कलर का ईयरफोन है. रेड कलर का एयरफोन है, वेरी नाइस। ये लड़की इंटेलिजेंट है, बहुत आगे जाएगी। ठीक है ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा अपन को एक चीज समझनी ध्यान से कि जब मैंने आपसे कहा कि आपको एक ही तरह के 3 वेरिएबल्स के नाम रखने, तो आपने क्या बोला, ABC रख दो या XYZ रख दो। ठीक है, रख देंगे सब, कोई बात नहीं। और 3 नंबर्स का आप सम भी निकाल सकते हो, आपने प्रोग्राम बना रखे ऑलरेडी। अगर 10 नंबर रखने हो तो एक ही तरह के, तो आप नाम रखोगे ABC 10 नंबर्स के? नो सर. No, sir. नो सर. तो आप दिमाग में क्या आ रहा है? 10 नंबर्स के नाम किस तरह हैं? सर एरर ले लेंगे ना. नहीं माना, सर एरर अभी माना आपको एरे नहीं आती है। आपको तो 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं सिमिलर टाइप के, उनके नाम रखने हैं। तो सोचो दिमाग में क्या नाम रख सकते हो, तुरंत क्या आ रहा है? तो A1 A2 A3 A4 करके रख देंगे. यस कर सकते हैं आराम से, या फिर N1 N2 N3 N4 भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये. लेकिन थोड़ा जोर आया ना, देख सोचने में थोड़ा जोर आया ना अपन को, ABC में जोर नहीं आया था। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि 100 एलिमेंट्स हैं, 100 एलिमेंट्स के नाम रखने हैं, तो क्या रखोगे? सर A1 A2 A3 करके 100 तक कर देंगे. 100 तक कर देंगे, और अगर 1000 है तो 1000 तक कर देंगे, 2000 तो 2000 तक कर देंगे। चलो, नामकरण इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 100 एलिमेंट्स हैं, इन 100 एलिमेंट्स की वैल्यूज को स्कैनफ के थ्रू रीड करना। तो उसके लिए हम नॉर्मली तो हम क्या बोलते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ए, फिर आप बोलते हो scanf%d एंड ए, ऐसे लिखते हो आप लोग, और वैल्यू एंटर हो जाती है। अब अगर 100 एलिमेंट्स हैं तो 100 एलिमेंट्स के लिए आपको 100 टाइम तो प्रिंटफ लिखना पड़ेगा, 100 टाइम scanf लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। और चलो ठीक है, आपने नाम तरीके से रख दिए A1 A2 A3, तो फिर भी ठीक है। अगर आपने नाम ABCDEFGH ऐसे कुछ नाम लिखे होते, या मान लो कुछ अलग नाम लिखे होते, तो फिर आपको ढूंढने में मुश्किल हो जाती। ठीक है ना। हमने कल क्या पढ़ा था कि डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स ऑफ आइटम्स सो दैट वी कैन एक्सेस देम लेटर ऑन इजीली इन एफिशिएंट मैनर। तो ऐसे ही वेरिएबल्स का नामकरण करते समय उनको ध्यान रखना पड़ता है कि हम उनका नामकरण ऐसे रखें कि आगे जाके दोबारा उनको जब एक्सेस करना हो तो इजीली कर सके। ठीक है ना। तो इन सभी समस्याओं का समाधान क्या था, एरे। अगर आपको सिमिलर टाइप के मल्टीपल आइटम्स का कलेक्शन चाहिए, तो आप बजाय के डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के, जो कि अपने आप में पॉसिबल तो है लेकिन थोड़ा सा टफ टास्क है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क है,
हम उस कॉम्प्लेक्स को ईजी करने के लिए, क्योंकि हमारा मेन काम क्या होता है हमेशा जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोग्रामिंग हमारी किस तरीके से आसान हो सकती है, ठीक है ना। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज द कंसेप्ट ऑफ एरे। तो एरे में क्या है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ आइटम्स। एरे में हम डिफरेंट टाइप के आइटम नहीं सकते कि एक आइटम फ्लोट हो गया, एक आइटम इंट हो गया, एक आइटम पेयर हो गया, एक आइटम ऐसे, एक आइटम वैसा। अगर डिफरेंट टाइप के आइटम्स का कलेक्शन करना है तो वो तरीका भी है सी लैंग्वेज में, अगर आपने पढ़ा हो तो। पता है किसी को क्या तरीका है? Structure. स्ट्रक्चर एंड यूनियन, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ठीक है ना। और आगे जाके इसी कंसेप्ट को बोलते हैं अपन लोग क्लास। जो स्ट्रक्चर और यूनियन का कंसेप्ट है ना, वो आगे जाके क्या बन जाएगा, क्लास का कंसेप्ट। और उसी क्लास के कंसेप्ट से एक नई चीज आएगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम बोलते हैं ऊप्स। वो वाला ऊप्स नहीं, ऊप्स चूया काट के। हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, ठीक है ना। तो अभी अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे, तो सारी बातें पढ़ेंगे। ये जब जावा पढ़ोगे आप लोग अपने 4th सेमेस्टर में, तो ये ऊप्स भी आएगा, क्लासेस भी आएंगी। हाल फिलहाल हम क्या समझ रहे हैं खाली कि इफ यू वांट टू कलेक्ट सिमिलर टाइप्स ऑफ आइटम, तो हमेशा जब भी आप एरिया का नाम लोगे ना, तो सिमिलर टाइप ऑफ आइटम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने कर दिया यहाँ पे इंट A5, ठीक है ना। तो इंट A5 का मतलब क्या हो गया, हमको पता है कि इंट का मतलब क्या होता है। जब भी हम इंट लिखते हैं इसका मतलब 2 बाइट्स मेमोरी में लोकेट होंगी, ठीक है, और 2 बाइट्स का एक ब्लॉक बन जाएगा। लेकिन जब आपने लिख दिया इंट A5, इस इंट A5 का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ 5 इंटीजर टाइप एलिमेंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ 5 इंटीजर टाइप एलिमेंट्स। कैसे, ऐसे देखो, ये अपन को विजुलाइज करना भी आना चाहिए। पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक, ये चौथा ब्लॉक, और ये पांचवा ब्लॉक। दिख रहे पांचों ब्लॉक आपको, ठीक है ना। इस ब्लॉक को बोलते हैं हम लोग क्या, A5, ठीक है। एंड दिस होल ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स इज कॉल्ड एज एरे, ठीक है ना। अब जब हम एरे को बनाते हैं तो एरे में हमको कुछ बातें ध्यान रखनी होती है कि भाई इस एरे का नाम तो क्या हो गया, ए का नाम तो ए हो गया, लेकिन इस ब्लॉक का नाम क्या है, 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 क्योंकि इस पूरे ग्रुप का नाम तो क्या है, ए, ठीक है। लेकिन डिफरेंट ब्लॉक्स के नाम क्या होंगे, तो डिफरेंट ब्लॉक्स के नाम अलग अलग नहीं होते हैं। हम इन ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या काम में लेते हैं, इंडिसेस या इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग 0 इंडेक्स, इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं 4। और हम इस इंडेक्स की हेल्प से क्या करते हैं, इस एरे के डिफरेंट आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे, ये जो 0 इंडेक्स का आइटम है उसको बोलते हैं हम लोग A0, ठीक है ना। सेम तरीका है। ये जो 1 इंडेक्स का आइटम उसको बोलेंगे हम लोग A1, और जो 2 इंडेक्स का आइटम है उसको बोल देंगे हम लोग A2, 3 इंडेक्स का आइटम A3, एंड 4 इंडेक्स का आइटम A4। यानी कि अगर आपको अपनी कोडिंग में या प्रोग्रामिंग में कहीं भी आइटम नंबर 3 को एक्सेस करना है, तो आइटम नंबर 3 को एक्सेस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, A और ब्रैकेट में 2। बस ये ध्यान रखना आपको, फर्स्ट आइटम के लिए इंडेक्स 0 होता है, सेकंड आइटम के लिए 1, थर्ड आइटम के लिए 2, फोर्थ आइटम के लिए 3, एंड फिफ्थ आइटम के लिए 4। ऐसे ही जो भी nth आइटम होगा उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, n-1। समझ में आ रहा है आप लोगों के? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। एक बात और समझना, देखो जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं एड्रेसेस की। अगर ये जो फर्स्ट बाइट है तो या फर्स्ट ब्लॉक है उसका एड्रेस 101 है, इसका मतलब क्या हुआ, हमको पता है कि इंटीजर के एक ब्लॉक के लिए 2 बाइट लगती है ना। अगर इंटीजर के एक ब्लॉक के लिए 2 बाइट लगती है, ठीक है, इसका मतलब कि ये कितनी बाइट लेगा, पहला ब्लॉक 2 बाइट, 2 bytes. दूसरा ब्लॉक कितनी बाइट लेगा, 2 बाइट, फिर तीसरा ब्लॉक कितनी बाइट लेगा, अगेन 2 बाइट्स। तो अगर आप एड्रेसेस की बात करो कि पहले ब्लॉक का एड्रेस तो क्या है 101, अपन ने मान लिया, ठीक है। तो दूसरे ब्लॉक का एड्रेस क्या होना चाहिए, 102 होना चाहिए क्या? No, sir. No, No. sir. फिर क्या होना चाहिए, 103. 103. 103. यस, व्हाई, बिकॉज 101 और 102 तो पहले ब्लॉक के लिए काम आ गया क्योंकि इंटीजर टाइप था ये। अगर ये फ्लोट टाइप होता तो क्या होता, 101, 102, 103, 104 चारों बाइट फ्लोट के नाम से पहले ब्लॉक में काम आ जाती, ठीक है ना। क्योंकि हमारा एग्जांपल इंटीजर का है तो हम क्या करेंगे कि 2 बाइट्स के ब्लॉक बनते हैं। तो पहला 101, 102 तो आ गया इसमें, दूसरे का एड्रेस क्या हो जाएगा 103, फिर तीसरे का 105, चौथे का 107 और पांचवे का 109। इस प्रकार से इनके ब्लॉक्स के डिफरेंट एड्रेसेस भी हो जाएंगे। तो जब कभी आप ये लिखते हो ना A5, इंट A5,
तो आपके आंखों के सामने ये डायग्राम बन जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। अगर मैंने A5 लिखा है, इसका मतलब ये ग्रुप ऑफ 5 एलिमेंट्स है जो कि इंटीजर टाइप के। पहली बात, इस पूरे ग्रुप का नाम क्या है? A। लेकिन ग्रुप के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का नाम कैसे करेंगे अपन लोग? उसके इंडेक्स के हिसाब से, यानी कि A0, A1, A2, A3, A4 इसके हिसाब से, ठीक है ना। और अगर जैसे एड्रेसेस हमको दिखते तो नहीं है, लेकिन हमको काल्पनिक एड्रेस भी देखने आने चाहिए कि पहला एड्रेस अगर 101 है तो दूसरा एड्रेस क्या हो जाएगा? 103 हो जाएगा, तीसरा 105 हो जाएगा। ऐसे करते करते दो बाइट्स के क्या कहते हैं, ये स्टेप्स में एड्रेस आपके बढ़ते रहेंगे। अगर मान लीजिए ये फ्लोट होता, हम लिखते हैं यहाँ पे फ्लोट B5। अगर ये फ्लोट B5 होता, ये पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, पांचवा ब्लॉक, ठीक है। ये मान लो एरे का नाम है B, इसके भी 5 एलिमेंट्स हैं। अब दिखने में सेम टू सेम लग रही है ये, ठीक है। इसका पहला नंबर क्या कहलाएगा? B0, दूसरा क्या कहलाएगा? B1, तीसरा B2, चौथा B3, पांचवा B4, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि अगर मैंने इसका फर्स्ट का एड्रेस मान लीजिए कि 501 है, लिख रहा है, आपको पढ़ने में आ रहा है क्या और छोटा कर दिया मैंने? नहीं से समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अगर फर्स्ट बाइट का एड्रेस 501 है, फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस, फ्लोटिंग टाइप की एरे है, तो सेकंड ब्लॉक का एड्रेस क्या होगा? 505 505 504 फाइन फाइन। अगर फर्स्ट का एड्रेस 501 है 505 तो सेकंड ब्लॉक का एड्रेस 505 होगा। ये किसके समझ में नहीं आया वो एक बार हाथ खड़ा कर दे या पूछ ले मेरे से कि 505 कैसे होगा। एनीबॉडी ऑफ यू? ठीक है, देखो अगर आप सवाल नहीं पूछोगे इसका मतलब आपके समझ में आ गया, क्योंकि शक्ल किसी की दिख नहीं रही है। अदरवाइज तो मैं शक्ल देख के पता कर लेता हूँ किसी दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है ना। अब चूंकि शक्ल आपकी दिख नहीं रही है तो जब तक आप ये से नो नहीं बोलोगे मुझे समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है कि 501 अगर फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस है तो सेकंड का एड्रेस 505 होगा। क्यों? क्योंकि एरे किस टाइप की है? फ्लोट टाइप की है। अगर ये एरे डबल टाइप की होती, अगर ये एरे डबल टाइप की होती, ठीक है ना, तो हमको पता डबल के लिए एक ब्लॉक में 8 बाइट्स होती हैं। तो अगर 501 पहले का होता तो फिर दूसरे का क्या होता? 509। 509 ये आप ध्यान रखना कि एरे की जो हम एड्रेसिंग करते हैं ना, तो एड्रेसिंग करते समय हमको ध्यान रखना है कि एरे के ब्लॉक्स की साइज डिपेंड करती है एरे का टाइप क्या है। अगर एरे का टाइप इंट है तो ब्लॉक 2-2 बाइट के बनेंगे। अगर एरे का टाइप फ्लोट है तो ब्लॉक 4-4 बाइट के बनेंगे। अगर एरे का टाइप डबल है तो ब्लॉक आपके 8-8 बाइट के बनेंगे। ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर यस सर। अब हम बात करते हैं वैल्यूज की। देखो ये डब्बे में आपके इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये डब्बे अगर आपने विजुलाइज करने सीख लिए, जब कभी कोई इंट A5 लिखता है तो ये डब्बे आपके सामने बन जाने चाहिए। कोई लिखता है फ्लोट B5 तो इस तरह का डब्बा बन जाना चाहिए, ठीक है। और वैल्यूज कहाँ आती है डब्बों के अंदर? माना कि पहली वैल्यू थी 23, दूसरी थी 7, तीसरी थी 15, फिर 9, फिर 74। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो वैल्यूज को हम कहाँ लिखते हैं? इन डब्बों के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना। तो अपन पैटर्न थ्रू आउट द पूरी क्लास के अंदर या जो भी आपकी अभी आने वाले 5 महीने में पढ़ाई करेंगे ना अपन लोग, तो अपन यही पैटर्न लगा के चलेंगे कि जो अंदर लिखा है वो क्या है? वैल्यू है। जो नीचे लिखा है वो क्या है? एड्रेस है। जो ऊपर लिखा है वो क्या है? इंडेक्स है, ठीक है। जो इधर लिखा है वो क्या है? एरे का नाम है। तो अब जब कभी हम लोग डब्बा बनाएंगे ना एरे का तो ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि अगर आप सेम पैटर्न काम में लोगे, और ये खाली मेरे अकेले का पैटर्न नहीं है, पूरी दुनिया में जो कोई लोग भी एरे को समझना चाहते हैं वो इसी तरीके से एरे को समझते हैं। तो जो दुनिया जिस तरीके से काम कर रही है हम भी उस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। और जो खुद की पंचायतें लगानी है वो तब लगाएंगे जब थोड़ा सा अपन लोग कुछ एक्सपर्ट हो जाएंगे इस चीज के। अभी आपने जो कोई देखा एक्सपर्ट एरे का? नो सर नहीं है ना। तो पता है मैंने एक छोटा सा एक शेर लिखा था मैंने, वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है बोलना नहीं चाहिए आपको, लेकिन बोल देता हूँ कोई बात नहीं। एक शेर लिखा था बचपन में 8वीं क्लास में कि अगर है हिम्मत तो बगावत कर लो, अगर है हिम्मत तो बगावत कर लो, नहीं तो जहाँ माँ बाप के वहाँ शादी कर लो, ठीक है। हाँ वो अच्छा, कैसा लगा शेर आपको? कैसा लगा शेर? बढ़िया बहुत सर अच्छा। बढ़िया बहुत बढ़िया। काम आएगा आगे जाके, काम आएगा। तो यही चीज यहाँ पे भी लागू होती है कि जब तक हमको कुछ नहीं पता किसी चीज के बारे में तो जो सर बताएं वो मान लो एक बार, फिर जब हम थोड़ा और डेप्थ में पढ़ लेंगे तो शायद सर को भी कई बार, कई लोग ऐसे भी आते हैं कि जिनको शायद कई बार क्या वो डेप्थ में पढ़ाई करके हमको समझा देते उल्टा, तो हम तो बात तो बाकायदा मानते हैं यस यस ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सर आपने पहले क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि पहले आपका लेवल नहीं था इसलिए नहीं पढ़ाया। ऐसा नहीं कि सर को नहीं आता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हर चीज का
डिफरेंट डिपार्टमेंट चलते हैं लेवल के हिसाब से। यही एरे जब आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी थी तो आपने कुछ अलग तरीके से पढ़ी थी, वो भी सही था। यही एरे जब अब पढ़ रहे हो आप तो आप कुछ अलग तरीके से पढ़ रहे हो। जब इसी एरे को आप आगे पढ़ोगे एमसीए में तो शायद थोड़ा सा उसका मेच्योरनेस का लेवल बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जब कोई बच्चा 5 साल का होता है और 5 साल का बच्चा जब चांद को देखता है और मम्मी से पूछता है कि मम्मी ये क्या है, तो मम्मी क्या बोलती है उसको, ये चंदा मामा है, ठीक है ना। अब आप बताओ लॉजिकली किसी भी लॉजिक से वो मामा लगता है क्या अपना? देखो मम्मी ने क्या बोला उसको, ये चंदा मामा है, ठीक है ना। और चंदा मामा है, उसके अंदर बुढ़िया बैठी हुई है, वो सूत काट रही है, ये ऐसा वैसा, किसी को शेर भी दिखता है उसके अंदर, तो वो बच्चा मान भी लेता है सारा। तो वही बच्चा 10 साल का होता है, तो मान लो कोई चौथी पांचवी क्लास में आ गया, तो वो सर से पूछता कि सर ये क्या है, तो सर क्या बोलते हैं कि बेटा ये चांद है। तो मम्मी तो इसको मामा बोल रही थी, बोलो मम्मी जाने ये चांद है और ये क्या है कि हमारी जो अर्थ होती है ना, अर्थ के चारों तरफ ये चक्कर लगाता है, ये पृथ्वी का उपग्रह है, ऐसा वैसा। ठीक, ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाते हो, इतना पढ़ाते हैं खाली। फिर जब वो बच्चा 15 साल का हो जाता है, जब वो 12th क्लास में आ गया, मान लो वो बीएससी वगैरह कर रहा है, फिर वो पूछता है कि सर ये क्या है, तो उसको टेक्निकल आंसर मिलता है एक्चुअल में कि भाई ये चांद है, ये पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है, इसकी कक्षा में चक्कर लगाता है, ये लगाता रहता है, इसकी दूरी इतनी है, इसका द्रव्यमान, तो सारी यस यस है ना, वो तो पूरी रामायण। और जब वो बच्चा आगे जाके साइंटिस्ट बन जाता है, तो साइंटिस्ट बनने के बाद तो बाकायदा चांद पे जाने के लिए खुद रॉकेट बनाता है अब्दुल कलाम की तरह। होता है कि नहीं होता? Yes, sir. Yes, sir. द ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज द चांद, मून। बट उस मून को 5 साल की उम्र में कैसे पढ़ाया गया, 10 साल की उम्र में कैसे पढ़ाया गया, 15 साल में कैसे पढ़ाया गया, और 25 साल बाद पढ़ाया नहीं गया, उसने खुद ने ऐसा पढ़ा कि रॉकेट तैयार कर दिया चांद पे जाने। तो सिमिलरली हमारे पास भी ऐसा होता है कि हम लोग जो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो बिगिनर्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, तो फ्रेशर्स को जानकारी किस चीज़ की कैसे मिलनी चाहिए वो फ्रेशर्स के लेवल से मिलती है। फिर जब आप थोड़ा बीच में आगे, थर्ड सेमेस्टर में आगे, 5th सेमेस्टर में आगे, तो वही सेम चीज़ आपको बताने का तरीका थोड़ा हम चेंज कर देंगे। और जब आप एमसीए करोगे या फिर आगे जाके आप पीएचडी वगैरह करोगे तो पता लगेगा कि आप बाकायदा एरे के ऊपर रिसर्च कर रहे हो और आपने ऐसी ऐसी कमियां निकाल दी एरे में जो शायद किसी ने सोची नहीं थी आज तक, और फिर आपने उनको सोल्व भी कर दिया। और यही कारण है कि सी लैंग्वेज के बाद C++ बनी, C++ के बाद जावा बन गई, फिर .NET बन गई, फिर ये एंड्रॉइड आ गए, फिर ये आईफोन आ गया और आगे से आगे दुकान चलती गई सारी सब, ठीक है ना। तो एवरीथिंग इज ट्रू, गलत कुछ भी नहीं होता, सब सही होता है, लेकिन आपको जिस समय जो चीज पता करनी है उस समय वो पता लग जाए, वही सत्य है, ठीक है। और सत्य में जयते होता, पता सुन रखा आपने वैसे ही। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको सारा, ठीक है। Yes, sir. हाँ, इसको बोलते हैं डब्बा Yes, sir. Yes, sir. इसको बोलते हैं डब्बा टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? Dabba technology. हाँ, तो आपको क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ डब्बा टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग करते समय डब्बे बनाने आ गए तो आपकी प्रोग्रामिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बहुत ही फास्ट हो जाएगी। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं, आगे तो क्या चलते हैं, पीछे चलते हैं वापस। अगर आपको मान लीजिए कि किसी एरे के 10 एलिमेंट्स हैं और 10 एलिमेंट्स का सम निकालना है और फिर उनका एवरेज निकालना है, उसका छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं अपन लोग। प्रोग्राम कैसे बनता है वैसे आपने बना रखा होगा ऑलरेडी, अपन लोग रिफ्रेश करते हैं नॉलेज को दोबारा, ठीक है। मिटा दूं मैं? Yes, sir. फाइन। देखिए हम क्या करते हैं कि अगर हमको एक एरे बनानी है जिसके कि 10 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, कैसे बनाएंगे? हम लिख देंगे सिंपल सा इंट ए ब्रैकेट के अंदर 10 ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। ये तरीका आप सबको आता है ना, या किसी को नहीं आता? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, पहले हम 10 एलिमेंट्स की वैल्यू कीबोर्ड से पूछते हैं। तो अगर आपको 10 एलिमेंट एरे के 10 एलिमेंट्स की वैल्यू रीड करनी है तो आप क्या करते हो, पहले एक मैसेज देते हो प्रिंटफ के अंदर। अब मैसेज लिखते हैं प्रिंटफ एंटर द वैल्यूज, या एंटर द 10 वैल्यूज, जो भी लिख दो चाहते हैं अपन, एंटर द 10 वैल्यूज। कर दिया अपन ने, तो एक मैसेज आएगा एंटर द 10 वैल्यूज। अब जब एंटर द 10 वैल्यूज का मैसेज आ गया, इसका मतलब जो भी यूजर है he or she is expected to enter the 10 values। तो वो जो 10 वैल्यूज एंटर करेगा, वो 10 वैल्यूज आपके इस एरे के अंदर जो 10 लोकेशंस है वहां जाके क्या होनी चाहिए, स्टोर होनी चाहिए। तो जब कभी कीबोर्ड के द्वारा कोई भी वैल्यू एंटर की जाती है, उस वैल्यू को रिसीव करके और मेमोरी एड्रेस पे राइट करने का काम एक फंक्शन का होता है। उस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग स्कैनफ। क्या बोलते हैं? स्कैनफ, ठीक है। यस यस। बट अभी तक जो आपने स्कैनफ को काम में लिया था, सिंगल वेरिएबल कैसे काम में लिया था, हमने लिखा था एंटर द वैल्यू, फिर आपने लिखा स्कैनफ %d और लगा के %a लिख दिया, वैल्यू आ गई। लेकिन चूंकि ये एरे है
और इसके 10 एलिमेंट्स हैं, तो स्कैनफ 10 बार चलेगा। तो या तो आप क्या लिखो, स्कैनफ पहली बार, फिर स्कैनफ दूसरी बार, फिर स्कैनफ तीसरी बार, फिर स्कैनफ चौथी बार, ऐसे करते 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 10 बार लिख दोगे आप। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये एरे की साइज 10 है 10 बार लिख भी सकते हो। एरे की साइज 100 हुई तो क्या 100 बार स्कैनफ लिखेंगे क्या अपन? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक कंसेप्ट पढ़ रखा है सी लैंग्वेज के अंदर कि जब भी कोई काम रिपीट करना हो, हाँ, तो हम लूप काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे, एक और लिख देंगे वेरिएबल यहाँ पे आई नाम का, और यहाँ कर देंगे फॉर आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के आई लेस देन और इक्वल टू 9, क्योंकि हमको पता है कि अगर एरे की साइज 10 है तो इंडेक्स कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर के 9 तक का होगा, ठीक है। या तो आप लिख दो आई लेस देन और इक्वल टू 9, या आप लिख दो यहाँ पे आई लेस देन 10, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। और फिर कर दिया अपन ने आई प्लस, क्लियर है। यानी कि 10 बार लूप चलेगा ये, और करेगा क्या, आपने कर दिया कि स्कैनफ %d %a आई, और ये आपका लूप हो गया बंद। सिंपल एक लाइन लिखी अपन। अब देखो यहाँ पे समझने की बात क्या है, मुझे पता है आप में से कई लोगों को ये आता होगा, ठीक है ना। जिनको आता है वो भी, और जिनको नहीं आता है वो भी एक बार समझ लें, क्योंकि जब अपन आगे बढ़ेंगे ना तो ये चीजें कंफ्यूज करती है। फिर स्कैनफ में हमने क्या लिखा है, %d, ये हमको पता है कि इंटीजर वैल्यू के लिए %d लिखते हैं, फ्लोट के लिए %f लिखते हैं, डबल के लिए क्या लिखते हैं, डबल के लिए कौन बताया क्या लिखते हैं, %lf। %lf, वेरी नाइस। और लॉन्ग के लिए क्या लिखते हैं, लॉन्ग के लिए क्या लिखेंगे अगर लॉन्ग हुआ तो LD, %LD, वेरी नाइस, LD। बच्चे होशियार, ठीक है। और कैरेक्टर के लिए %, ठीक है, वेरी नाइस, फाइन। तो चूंकि हमारा ये इंटीजर वेरिएबल, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे %d, तो ये आप ध्यान रखना कि अगर इंटीजर की एरे है तो %d लिखना है, और फ्लोट की एरे होगी तो %f हो जाएगा। ऐसे सिमिलर अपन इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्या लिखा अपन ने कि वाट एवर, स्कैनफ का मतलब क्या है कि वाट एवर इज बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द कीबोर्ड पुट इट ऑन द एड्रेस ऑफ ए। अगर आई की वैल्यू 0 है तो एड्रेस ऑफ A0 पे कर दो, फिर जब आई की वैल्यू 1 होगी तो एड्रेस ऑफ A1, फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो एड्रेस ऑफ A2। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार। यानी एड्रेस ऑफ A0, A1, A2, A3, A4, A5 से करते करते A9 तक ये 10 वैल्यूज लेगा, और 10 वैल्यूज को कहाँ स्टोर कर देगा, आपके डब्बे के अंदर। अभी 10 डब्बे बने हुए दिख रहे हैं आपको कल्पनाओं के अंदर, कैन यू विजुअलाइज 10 ब्लॉक्स, ठीक है ना। Yes, sir. 10 ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं, सभी ब्लॉक्स का नाम क्या है, ए, क्योंकि एरे का नाम क्या था। फर्स्ट ब्लॉक का नाम, फर्स्ट ब्लॉक को कैसे एक्सेस करोगे, A0, की क्लास बच्ची। हाँ, इसको म्यूट कर लो, पर्सनल बातें करते हो म्यूट पे कर लिया करो, ठीक है ना। फाइन। तो अभी आप ये भी देखो कि जो 10 वैल्यूज आई हैं, माना कि पहली वैल्यू है 7, 7 कहाँ चली गई, फर्स्ट डब्बे में। फिर दूसरी वैल्यू है 13, वो कहाँ चली गई, सेकंड डब्बे में। तीसरी वैल्यू है 5, वो कहाँ चली गई, तीसरे डब्बे में। ऐसे करते करते 10 डब्बे, यानी कि आपको 10 डब्बों में 10 वैल्यूज दिख रही है क्या इस समय? Yes, sir. आर यू एबल टू विजुअलाइज? yes sir, Yes, ठीक। sir. यानी कि हमने अब तक क्या कर लिया, हमने एक एरे बना दी 10 ब्लॉक्स की, और उस एरे के अंदर हमने क्या कर ली, वैल्यूज को रिसीव भी कर लिया। अब क्या करना, आपको सम निकालना है। सम कैसे निकलता है, A plus B. पहले एक वेरिएबल लिख दो ऊपर यहाँ पे, सम, स्टार्टिंग में उसको 0 मान लो, ठीक है ना। तो आपने सम नाम का वेरिएबल लिखा, उसको स्टार्टिंग में क्या मान लिया, 0 मान लिया। अब हमको क्या करना है, एक दोबारा लूप लगाएंगे। हम क्या करेंगे, सम के अंदर सम प्लस फर्स्ट ब्लॉक की वैल्यू, फिर उस सम में सेकंड ब्लॉक की वैल्यू, फिर अब तक के सम में थर्ड ब्लॉक की वैल्यू, फिर अब तक के सम में फोर्थ ब्लॉक की वैल्यू। ऐसे करते करते हम सम की वैल्यू को सम इज इक्वल टू सम प्लस सम की एग्जिस्टिंग वैल्यू, ऐसे करते रहेंगे ना। Yes, sir. फाइन। तो उसके Yes, अतिरिक्त, sir. हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? फाइन, चलिए हम दोबारा एक लूप लगाते हैं, और आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के आई लेस देन और इक्वल टू 9, आई प्लस प्लस, और यहाँ आपने क्या कर दिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आई। सिंपल। देखो एरे को लेने से हमारा काम कितना आसान हो गया। अगर हम 10 वेरिएबल अलग अलग लिखते हैं ना, A1 A B C D E F G जैसे करके, तो आपको क्या लिखना पड़ता है, सम इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस, ऐसे करते क्या क्या नाटक करने पड़ते हैं। और अगर 100 वैल्यू होती तो अगर कहीं बीच में एक छूट गया तो गए काम से। इधर क्या फायदा हुआ, सिंपल सा, सम इज इक्वल टू सम प्लस AI। तो सम की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है,
जब फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 0 होगी, आई की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू 0 प्लस a0। तो a0 मान लो 23 लिखा हुआ आपने, तो क्या हो जाएगा, सम के अंदर 23 आ गया। जो दोबारा लूप चलेगा तो सम इज इक्वल टू सम प्लस, मतलब कि सम की पुरानी वैल्यू 23 प्लस नई वैल्यू 7, वो जुड़ के क्या हो गया, 30 हो गया। फिर अगली बार लूप चलेगा तो फिर सम इज इक्वल टू 30 प्लस फिर नई वैल्यू अभी मान लो कोई 5, 35, ऐसे करते करते ये 10 बार लूप चलेगा और सम के अंदर क्या आ जाएगा, 10 एलिमेंट्स की वैल्यूज जुड़ करके सम में आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी सिंपल एंड बेसिक प्रोग्राम जो आप लोगों ने पहले बनाया भी होगा, आप दोबारा बनाना इसको, ठीक है ना। अभी इस क्लास के बाद में, कल की क्लास के पहले पहले आपको ये प्रोग्राम अपने लैपटॉप पे या जो भी आपके घर पे कंप्यूटर उस पे रन करा के देखना है, ठीक है। तो सम तो इससे आ गया, एवरेज कैसे निकलता है? Sum divided. सम डिवाइडेड बाय, Sum divided by number of. तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल यहाँ पे एवरेज नाम का भी ले लिया। हम लिखते हैं यहाँ पे एवरेज इज इक्वल टू, सॉरी एवरेज इंटीजर टाइप का थोड़ी होगा, क्योंकि एवरेज में जब आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट्स में भी आ सकता है आंसर, ठीक है ना। तो जो भी आंसर पॉइंट्स में, फ्लोट लेंगे अपन, ठीक है ना। तो हमने किया फ्लोट एवरेज, स्टार्टिंग में कर दिया उसको 0.0, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। Yes, sir. ओके फाइन। और अब आपने क्या कर दिया लास्ट में यहाँ पे कि एवरेज इज इक्वल टू, इस लूप से बाहर आने के बाद में किया अपन ने, ये दिख रहा है क्या पढ़ने वाला आपको? एवरेज इज इक्वल टू सम, Yes, sir. सम डिवाइड बाई 10, ठीक है ना, क्योंकि 10 एलिमेंट्स हैं। अगर मान लो आपके एलिमेंट्स 20 होते तो हम डिवाइड बाई 20 कर लेते, अगर एलिमेंट्स आपके 100 होते तो हम डिवाइड बाई क्या कर लेते, 100 कर लेते सिंपली। तो इसमें क्या आ गया, आपका एवरेज आ जाएगा। जब आपका इस सम और एवरेज आपको मिल गया तो आप एक लगा दो मैसेज कि द सम ऑफ द टोटल 10 एलिमेंट्स इज इक्वल टू दिस एंड एवरेज इज इक्वल टू दिस। तो ये आपका प्रोग्राम पूरा तैयार हो गया। बना सकते हो प्रोग्राम ये वाला आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत आएगी? No, sir. No, sir. No, sir. तो चलो आज की क्लास अपन इतनी रखते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं एक्चुअल में, वेरिएबल्स को डेफिनेशन डिफाइन कैसे करते हैं अपन लोग, एरे क्या होती है, एरे में वैल्यू स्टोर कैसे होती है, एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं, एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू को रीड कैसे करते हैं, एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू को एक्सेस करते हुए अपन लोग सम कैसे कर सकते हैं, एवरेज कैसे करते हैं, वो अपन ने सारा सीख लिया, ठीक है ना। तो ये माना कि आसान है और आपको आसान लगता है, लेकिन अगर आपने लैपटॉप पे प्रोग्राम चला के नहीं देखा तो कल की क्लास में दिक्कत आने वाली है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कल की क्लास आपके समझ में आए तो फिर आप ये ईमानदारी से प्रोग्राम बना के, अच्छा मेरे साथ एक चीज और है, मैं चेक नहीं करता हूँ प्रोग्राम बनाया कि नहीं बनाया आपने, ना आपको डांटूंगा, ना कोई आपको चेक करूंगा, ना कोई आपकी CID लगाऊंगा मैं कि क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है ना। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ईमानदारी से अपना प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। जिसको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप BCA में 1 लाख 1.25 लाख की फीस दे रहे हो, इतना परेशान हो रहे हो, पूरा 3 साल का टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर आपको 3 साल का टाइम इन्वेस्ट करके, इतना पैसा इन्वेस्ट करके टाइम वेस्ट ही करना है तो वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। हम तो अगर जो कोई सीखना चाहे, जो कोई कुछ बनना चाहे, उसकी हेल्प को तैयार। तो आप लोग चाहते हो बनना कुछ लाइफ में आगे जा करके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ईमानदारी ये आपने सीनियर्स को भी आप पूछ लेना, ना तो मैंने कभी रिकॉर्ड चेक करे उनके, ना मैं कभी उनको डांटता था, वो ऐसा कुछ नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। हमारा सिर्फ कंसेप्ट क्या है कि भैया जिसको बनना है उसकी हेल्प कर देंगे, जिसको नहीं बनना है उसको भगवान बुला देंगे, ठीक है। तो ईमानदारी से प्रोग्राम करना आप लोग, और इस प्रोग्राम को करके तो फिर आपका एक रिकॉर्ड बनाया होगा, रिकॉर्ड रजिस्टर बनाया होगा ना आप लोगों ने, नहीं बनाया तो बना लेना, उसमें आप प्रोग्राम भी उतार लेना, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम हो गया आपका डेटा स्ट्रक्चर्स का, जो कि आपको अपनी कॉपी के अंदर उतारना है, ठीक है। तो कल की क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे, तो वो फिर आपके समझ में नहीं आएगी अगर आपने प्रोग्राम नहीं बनाया, ठीक है। और अगर आपको आता भी है पहले से तो भी कोई बात नहीं, फ्रेश करने में क्या दिक्कत, आपका क्या थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा इस बार, ठीक है। सो नाउ अभी 2 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर, किसी को कुछ भी पूछना है पूछ सकता है। हाँ बताइए, अपना नाम बताना। सर कीर्ति। हाँ कीर्ति जी बताइए। सर आपने बोला था फ्लोट में अगर 16 बाइट्स अगर होंगे तो फिर वो ब्लास्ट हो जाएगा, तो ब्लास्ट कैसे होगा? ओपन मतलब क्लास का मतलब कि अभी प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट रिक्वायर्ड आल्सो, क्योंकि फ्लोट के लिए जो वैल्यूज आपको इंसर्ट करनी होती है ना, उसके लिए 4 बाइट अपने आप में सफिशिएंट है। ओके सर। आपने कुछ सुना क्या, जब वही सफेदी वही जाग कम दाम में मिले तो कोई वो क्यों ले, ये ना ले, सुना क्या आपने? नहीं सुना? नहीं सर।
मम्मी के टाइम पे एक आता था उसमें टीवी में ऐड आता था पहले, एक वो कोई पता नहीं सर्फ एक्सेल किसी का ऐड आता था उसमें, तो वो बोलते थे कि जब वही सफेदी वही चाक कम दाम में मिले तो महंगा वाला पाउडर खोलेंगे, अब सस्ते वाले से काम चला लेंगे। तो सिमिलरली जब आपके 4 बाइट में काम नहीं करता तो आपको 16 बाइट को चाहिए। तो अननेसेसरी अपन लोग वेस्टेज ऑफ मेमोरी क्यों करें? आपको पता है वैसे भी मेमोरी की कितनी शॉर्टेज है, ठीक है। Yes, sir. आपको पढ़ाया गया उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए आप लोग। सर साइन और अनसाइन में डिफरेंस बता दो। साइन और अनसाइन में डिफरेंस, वेरी गुड। चलो अपन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इंटीजर का लेते हैं एग्जांपल। जैसे ये इंटीजर है, ठीक है ना, आपको पता 2 बाइट का होता है। 2 बाइट का मतलब ये पहली बाइट ये दूसरी बाइट, और हमको ये भी पता है कि एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। पता ना आप लोगों को 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 8 bits. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये 8 बिट्स तो हो गई पहली बाइट की, और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बिट्स होगी दूसरी बाइट्स की। आपको पता मैम इसमें वैल्यू स्टोर कैसे होती है कि टोटल अगर आपकी नंबर ऑफ बिट्स कितनी है 16, Yes, sir. ठीक है। 2 बाइट का मतलब 16 बिट हो गई। 16 बिट में जो पहली बिट होती है तो प्लस माइनस को स्टोर करने के लिए काम आती है। अब कितनी बच गई? 15 बिट, ठीक है ना। तो जो भी वैल्यू आएगी 15 बिट में आएगी, ठीक है ना। इन 15 में से कुछ में 0 होगा, कुछ में 1 होगा, कुछ में 0 होगा, कुछ में 1 होगा, ऐसे करके, और ये वैल्यू जिसमें स्टोर होती है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, तो आपको भी कैलकुलेट करना। अगर सबके सब 1 हो गए दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। सबके सब 1 हो गए इसका मतलब दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो सबके सब 1 होने पे वैल्यू आएगी 2⁻15, ये वाली 2⁻15, और इसको बोलते हैं अपन लोग 32,768। 32,768 आप घर पे बैठ के कैलकुलेट करना, पता लग जाएगा। यानी कि इंटीजर के अंदर 2 बाइट्स होती हैं, 2 बाइट्स में 16 बिट होंगी। 16 बिट में से 1 बिट तो काम आ गई प्लस माइनस के लिए, और बाकी 15 बिट काम आ गई आपके वैल्यू को स्टोर करने के लिए। और जब आप 2⁻15 करते हो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 32,768। और यही कारण है कि इंटीजर की जो कैपेसिटी है वो क्या है? वो है -32,768 से लेकर के 32,767 तक, क्योंकि पॉजिटिव में एक नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि जीरो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। कभी नेगेटिव जीरो सुना क्या आपने? जीरो तो एक ही होता है ना। तो पॉजिटिव वैल्यूज तो क्या होगी? जीरो से लेकर के 32,767 तक होगी, 67 तक, और नेगेटिव वैल्यू कितनी होगी? 32,768 तक। ये है इंटीजर। लेकिन जब आप बोल दो कि अनसाइंड, अनसाइंड का मतलब क्या हो गया कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। जब सारी वैल्यूज पॉजिटिव है इसका मतलब ये प्लस माइनस की रखने की जरूरत है क्या आपको? जरूरत नहीं है ना। तो यानी ये जो बिट है जो कि पहले प्लस माइनस के लिए काम आ रही थी, इसको भी आप क्या कर लो? 01 लिखने के काम में ले लो। मतलब कि अब जो कैपेसिटी हो जाएगी वो 215 नहीं, अब कैपेसिटी हो जाएगी 2⁻16 तक की, ठीक है। और 2⁻16 का मतलब इसका डबल। इसका डबल कितना होता है? 65,536। 65,536 करके देख लेना आप लोग। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, आप तो क्या बन जाएगा? 65,536। मतलब कि टोटल 65,536 वैल्यूज आ सकती है। तो ये क्या हो जाएंगी? जीरो से लेकर के, ये 0 से लेकर के 65,535 तक हो जाएंगे। 36 टोटल रन है, एक जीरो हो गया, Yes, और sir. बाकी कितने हो गए? 35 तक के। तो इसको बोलते हैं अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट यानी कि अनसाइंड लगाने का मतलब ये होता है, अगर आपने इंट के पहले अनसाइंड लगाया है तो इसका मतलब जो इंट की पहली बिट प्लस माइनस के लिए काम आ रही थी ना, उसको अपन क्या कर लेंगे? वैल्यू के लिए काम में ले लेंगे, प्लस माइनस की बजाय, क्योंकि सारी वैल्यू प्लस में ही है, ठीक है। और चूंकि वो पहली बिट भी काम आने लगी, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी इसकी जो भी कैपेसिटी थी मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी पहले 32,767 के आसपास थी ना, वो कैपेसिटी डबल हो क्या हो जाएगी? 65,535 के आसपास। तो दिस इज कॉल्ड अनसाइंड इंट, ठीक है ना। 36 है, लेकिन क्योंकि एक जीरो होता है, तो अगर टोटल 36 है तो जीरो से लेकर जब कभी हम इंट को, शॉर्ट को या लॉन्ग को अनसाइंड कर देते हैं, यानी अनसाइंड इंट या अनसाइंड शॉर्ट या अनसाइंड लॉन्ग, तो जो भी इन तीनों कैपेसिटी है वो पॉजिटिव होकर के डबल हो जाती है। तो नॉर्मली इंट की कैपेसिटी कितनी है? 32,000 के आसपास, वो क्या हो जाएगी? 65,000 के आसपास, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। यस सर। अब एक लास्ट सवाल, टाइम थोड़ा कम आप लोगों के पास। लास्ट क्वेश्चन कोई सा भी एक पूछना आप लोगों को, एनीबॉडी?
जबरदस्ती पूछना है। हाँ जी, आयशा फारूकी जी कुछ पूछना चाहती हैं? अरे कुछ तो पूछो। Excuse me, sir. नाम क्या है? Sir, Tanvi. पूछिए। सर जैसे अपन प्लॉट को जब डिफाइन करते हैं तो अपन हमेशा 0 पॉइंट लगा के 0 जरूर लिखते हैं, उसमें पॉइंट की वैल्यू 0 जरूर इंसर्ट करते हैं, तो उसको इंसर्ट नहीं करेंगे तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्या? नहीं, आप पहले 0 लिख दो, वो अपने आप 0.0 मिलेगा अंदर इंटरनली। ओके सर। अगर आप 0 भी लिखोगे तो अपने आप 0.0 कर लेगा उसको। आप करके देखना आज प्रोग्राम में। जो फ्लोट का जो बेसिक सिंटेक्स है ना, जो डिफाइंड इसमें, वो 0.00000 यानी पॉइंट के बाद भी 6 जीरो तक लेता है। अगर आपने 1 जीरो लगाया है ना तो भी 6 जीरो दिखाएगा जब आप प्रिंट करोगे जब उसको। ओके सर। चलिए ठीक है ना, तो आज का अपना जो टॉपिक था ये एरे का, वो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जब आप ये प्रैक्टिकल्स कर लोगे तो आपको एरे की इंपॉर्टेंस और एरे अपन क्यों काम में लेते हैं और एरे कैसे काम में लेते हैं वो सब कुछ मोस्टली क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और कल नेक्स्ट क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल एरे एंड 3 डायमेंशनल एरे, ठीक है। तब तक के लिए आगे दीजिए। Yes, sir. धन्यवाद। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक Thank यू you, सर। sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.